Hello everyone, welcome back to the channel. तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के चैप्टर का कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सेल ऑफ एसिड अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होती है तो क्या होता है, एंड एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में लिखा है, तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ईच ईयर एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। आपको एक रेट गिवन होगा जो हर साल की बुक वैल्यू होगी, एवरी ईयर, ईच ईयर। दैट मीन्स कि आपको डब्ल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि हमको रिटर्न डाउन वैल्यू पे यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, जो कॉस्ट होती थी हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते थे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो भी साल की बुक वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू, उस पर हमें रेट लगाना है एंड उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अंडर WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। यही मैंने आपको बताया, फिक्स्ड रेट पे, रिड्यूसिंग बैलेंस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। देयरफॉर एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिड्यूस। हर साल डेप्रिसिएशन एक तो चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एसेट की बुक वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी एंड उस डिक्रीज्ड वैल्यू पे आपको रेट अप्लाई करना है, और उसके बाद जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा वो निकल के आएगा एंड वो डेप्रिसिएशन पिछले साल के डेप्रिसिएशन से कम होगा। अब अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। क्या ये फॉर्मूले से हमारे पास क्वेश्चन आता है? नहीं, आपके पास रेट निकालने का WDV के मेथड में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 - √s/6 टू द पावर n इंटू 100 यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारा जो r है दैट इज ये हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, निकल के आएगा। s यू नो इज द सेल्वेज वैल्यू, कि हमारी एसेट लास्ट में कितना पैसा हमें दे देगी। सी मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट, एन मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल इन ईयर्स। तो ये बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे एंड ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस मैंने आपको ये बता दिया है। अब बात करते हैं सेल और डिस्पोजल ऑफ एसिड की। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑल दी पॉइंट्स आर सेम एज SLM मेथड। जैसा हमने SLM मेथड में पढ़ा था सेल ऑफ एसिड में, सेम हमें वही चीज़ें अप्लाई करनी है। बस जो चेंज होगा, द चेंज विल बी द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। हमें मेथड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का अलग लगाना है, तो बस वही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सब कुछ सेम रहेगा, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। जब हमारी कोई भी एसेट सेल होती है, वेन एवर आर एसेट इज सोल्ड, तो वो या तो फुली डेप्रिशिएट होगी, इट विल बी सोल्ड बिफोर इट इज फुली डेप्रिशिएटेड। जब तक वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट नहीं हो जाती उसको हम बेच सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड इज चार्ज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ सेल। जिस दिन हमारी एसेट सेल हो रही है उस दिन तक हमें एसेट उस साल की स्टार्टिंग से लगाना है। सेल वैल्यू एंड WDV मे नॉट बी सेम। जो WDV है और जो सेल वैल्यू है वो जरूरी नहीं कि सेम हो। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट मस्ट बी कैन बी ग्रेटर देन द WDV, तो हमारा गेन हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर WDV से कम है तो हमारा लॉस हो जाएगा। ऑलरेडी आप पिछली क्लास में ये सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हो। बोथ गेन एंड लॉस आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्लियर है? अब जर्नल एंट्रीज क्या पास होती हैं, वही अगर हम एसिड की अकाउंट में डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं, यानी कि पहला मेथड व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसिड अकाउंट, तो हम एसिड को कम कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन P&L में चला जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये कराया था। उसके बाद अगर मैं प्रोविजन मेंटेन करता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता हूँ, तो पहली बात तो डेप्रिसिएशन को प्रोविजन के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बकेट में। फिर जब एसिड सेल होती है तो ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसिड हम प्रोविजन की पूरी अमाउंट एसिड के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ताकि एसिड हमारी WDV पे आ जाए एंड हम फिर WDV को सेल वैल्यू से कंपेयर कर सके। उसके बाद हमारी एंट्री सेल को रिकॉर्ड करने की क्या होती है कि हमारे पास कैश आ जाएगा, बैंक आ सकता है, बैंक से पैसा आ सकता है, या फिर पार्टी को हमें डेबिट करना पड़ेगा, एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड इफ गेन इज अर्नड, तो एसेट को डेबिट करके गेन को क्रेडिट कर देंगे, क्वेश्चन में भी बताया आपको। और अगर लॉस होता है तो लॉस को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट कर देंगे। एंड लास्ट में दिस गेन एंड दिस लॉस एसेट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है?
WDV की बातें क्लियर है। WDV में बस एक इतना सा फर्क है कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो अप्लाई करेंगे एंड उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाते हैं एक डिफरेंस पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है थ्योरी में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ऑब्वियसली SLM पे ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, एंड इस पे ऑन दी बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दी फिक्स्ड एसेट, जो भी साल के एंड में बुक वैल्यू यानी कि WDV बचेगी उस पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसको बोलते हैं WDV मेथड। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है क्योंकि हम कॉस्ट पे लगा रहे हैं, ये हर साल कम हो जाता है क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, द कंबाइंड एक्सपेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स इज लोअर इन द इनिशियल ईयर एंड हायर इन द लेटर year. The combined expense of depreciation and repairs remain more or less equal throughout the year. SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट होती है वो इनिशियल सालों में कम रहती है और खर्चे जो होते हैं वो लेटर सालों में मतलब बाद के सालों में बढ़ जाते हैं क्योंकि हम फिक्स रेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। लेकिन WDV मेथड में वो कम ज़्यादा बराबर ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं थ्रू आउट दी पीरियड। सुटेबिलिटी, this method is more suitable for assets which get depreciated on account of expiry of working life of the asset. This method is suitable for such asset which requires more and more repairs than the later year of their working life. ये method उन assets के लिए suitable है जो उनकी लाइफ वर्किंग लाइफ के हिसाब से एक्सपायर होती है कि भाई ये 10 साल चलने वाली है, 15 साल चलने वाली है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये उन वाली एसिड्स पे बढ़िया एप्लीकेबल होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बाद के सालों में अपने ऊपर रिपेयर्स का खर्चा मांगती है, ठीक है। विच रिक्वायर्स मोर एंड मोर रिपेयर्स द लेटर ईयर ऑफ देयर वर्किंग लाइफ, मतलब अपनी वर्किंग लाइफ के बहुत एंड में जिन पे ज़्यादा खर्चा लगता है इसलिए उनको WDV पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके लिए सूटेबल होता है। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि WDV के अंदर आपको रेट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन SLM में आपके पास रेट निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप कॉस्ट के बेसिस पे ही एंड यूजफुल लाइफ के बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाते हो इजीली। क्लियर है, समझ आ गए ये पॉइंट्स? तो थ्योरी पोर्शन जो मेथड का था वो खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में एक बड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी जर्नल एंट्रीज, आपके लेजर्स सारे के सारे कवर हो जाएंगे एंड टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, रिवीजन सही चल रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन तक भी मेरी चैनल की नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड वो भी रिवीजन का फायदा उठा सके। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।